ये है रवि अग्रवाल। ये एक सफल टेक्सटाइल बिजनेसमैन हैं और साथ में देसी गोपालन भी करते हैं। रवि अग्रवाल देसी गोपालन में या यूं कहिए देसी गाय की डेयरी फार्मिंग में प्रैक्टिकल पीएचडी हैं। ये पिछले 22 सालों से बड़े स्तर पर गोपालन कर रहे हैं। रवि अग्रवाल को देसी गोपालन की इतनी गहरी जानकारी है कि यदि आपने इनकी पूरी बात सुन ली तो आपकी देसी गाय की डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट की संभावनाएं 100% तक बढ़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। डेयरी पालन शुरू करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो। और यदि आप ऑलरेडी देसी गोपालन कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जितना दूध का उत्पादन आप ले रहे हैं उससे ज्यादा होगा। अक्सर देसी गोपालन में डेयरियां बंद हो जाती हैं क्योंकि प्रॉपर दूध की ईल्ड आ नहीं पाती और खर्चे बढ़ते हैं और उत्पादन कम होता है तो बंद करनी पड़ती हैं। यदि कोई युवा देसी गोपालन करना चाहता है, डेयरी के व्यवसाय में आना चाहता है तो ये वीडियो बड़ा काम का, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि शुरुआत में कितनी गायों से शुरू करें, कितनी कॉस्ट आती है, खान पान किन चीज़ों का ध्यान रखें, बीमारियों से कैसे बचें और दूध को कैसे सप्लाई करें, क्या रेट मिलना चाहिए और रख रखाव की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं अगर ये कहूँ कि देसी गोपालन में आप डॉक्टरेट हो चुके हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है और आपने हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन करते हुए उसका अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वे आउट निकाला है। तो शुरुआत अगर कोई करना चाहे कितने गाय से करे, एक एक सवाल लेंगे ताकि दर्शकों को पूरा उत्तर मिले। हर सवाल का आप चाहे तो नोट भी कर लें, क्योंकि हम खान पान की पूरी कैलकुलेशन भी बताएंगे और बाकी कैलकुलेशन भी आपको पता चलेगी, तो आप पेन कॉपी लेकर भी बैठ सकते हैं। सर शुरुआत में बताइए कि अगर कोई करना चाहे देसी गोपालन तो कितने गायों से शुरू करे और फिर कैसे आगे बढ़े? शुरुआत में मैं कुलदीप जी ऐसा समझता हूँ कि कोई भी इसको व्यवसाय के हिसाब से अगर करना चाहता है तो उसको कम से कम 10 गाय से शुरू करना चाहिए, जिसमें वो 6 दूध देने वाली गाय जो कि तुरंत ब्याही हो और 4 गाय ऐसी जो अगले 2 महीने से 3 महीने में बच्चा देने वाली हो। कारण क्या है, एक साथ वो 10 गायें अगर ड्राई हो जाएंगी तो उसके लिए फिर समस्या का विषय हो जाएगा। जो कस्टमर वो बांधेगा उनको फिर दूध की सप्लाई रुक जाएगी। तो इसलिए सबसे शुरू में जिसको भी शुरू करना है उसमें प्रयास ये करें कि 10 गाय से करें और 10 गाय में भी 6 दूध वाली हो जो अभी तुरंत की ब्याही हो। तुरंत की मतलब 10 दिन से ऊपर की ब्याही नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है, अमूमन हमारा किसान या गौपालक ये गलती कर देता है कि 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने की ब्याही गाय ले लेता है। अब वो जब 2 महीने और 1.5 महीने की ब्याही गाय ले लेता है तो वो गाय जगह जब छोड़ती है तो दूसरी जगह जाकर के दूध आप ये समझ लीजिए 50% कर देती है। यदि एक समय का 8 लीटर दूध देने वाली गाय है तो 4 लीटर पी आ जाएगी जगह बदलने पे जगह बदलने पे, क्योंकि गाय बहुत सेंसिटिव है। इनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो सीधा प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है। अब इनका प्रोडक्शन तो उस टाइम दूध ही है तो इसलिए उस पर फ़र्क आता है। तो हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि भाई, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि जिस समय इनका यूट्रस गर्भाशय वापस अपनी स्थिति में नहीं आता है तब तक इनका प्रेम अपने बच्चे के प्रति भरपूर होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनका सारा माइंड सेटअप अपने बच्चे के लिए होता है। अब ये क्या होता है, जब यूट्रस अपने शेप में आ गया तब इनका उतना माइंड सेटअप बच्चे के लिए नहीं होता और जगह छोड़ती हैं तो तुरंत स्ट्रेस में ये दूध तोड़ती हैं। तो इसलिए पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी गौपालक यदि इसको व्यवसाय के रूप में चालू करना चाहता है तो 10 गाय से शुरू करें। 10 गाय में 6 दूध वाली होनी चाहिए और 4 बिना दूध वाली या जो ब्याने वाली हो, और किसी अच्छे सोर्स से लें, क्योंकि 4 जो बिना दूध देने वाली होगी और गाभिन होगी तो उसमें ये समस्या आने का खतरा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो 4 का कोई थन खराब हो या वो बदमाश हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। हाँ, तो सोर्स अच्छा होना चाहिए। ये मैं मतलब जहाँ से खरीदें तसल्ली बस खरीदें ताकि कोई चीटिंग ना हो जाए। बिल्कुल। जगह जमीन कितनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था और आपने बताया था कि हरा चारा गाय के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो मान लीजिए 10 से शुरू की और आगे वो 20-50 बढ़ाना चाहता है तो क्या उसके पास लैंड बैंक जमीन होनी चाहिए जिसपे वो हरा चारा उगा पाए? कितनी? चाहे तो वो जमीन खरीद के ले, चाहे जमीन किराए पे ले, और नहीं तो दूध के यदि भाव उसे मिलते हैं तो वो चारा खरीद भी सकता है। किसी किसान को कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग भी करवा सकता है कि भाई तेरा चारा पूरा मैं खरीदूंगा, तेरे को सिर्फ चारा उगाना है। तो इस ढंग से भी वो कर सकते हैं। मतलब हरे चारे की व्यवस्था जरूरी है, ये पहले इंश्योर कर ले, बहुत जरूरी है, शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है। कितनी जगह में करना चाहे, मान लो जमीन अगर डेयरी फार्मिंग के लिए करे तो कितना एरिया? देखिए मेरा मानना यह है कि यदि 10 गाय से कर रहे हैं
तो उनके पास जो है कम से कम जो है 4 से 5 बीघे में हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ राजस्थान में बीघा 27,225 स्क्वायर फीट का है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह का बीघा अलग अलग साइज का है। मतलब अब चारे की बात करें, हाँ। ये तो आपने बताया कि जगह उसके पास इतनी जमीन होनी चाहिए हरे चारे के लिए। बिल्कुल। शेड पे भी कुछ खर्चा ज्यादा, कई बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ बहुत कम ज़्यादा करते हैं। करते हैं, वो गलत है। क्या करता है आम किसान या आम गौशाला है जो जिनको आइडिया नहीं है, वो सीमेंट की खेल बना देते हैं। सीमेंट की खेल में क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स में बैक्टीरिया डेवलप होते हैं नमी की वजह से। जब भी हरा डालेंगे या गाय का लार भी गिरती है या थोड़ी बहुत भी नमी होती है तो वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, और वो बैक्टीरिया गाय के पेट में जाते हैं, और जिसकी वजह से गाय को टॉक्सिसिटी होती है या बीमार होती है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये था कि गाय को सम्मान मिले, गाय पलेगी तो सम्मान मिलेगा, तो हमने ये ड्रम वाला सिस्टम किया। मतलब ये देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आपने एक शेड बनाया हाँ, हुआ है। ये इसका कोई पक्का ऐसा छत वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, टीन का कोई शेड है। बिल्कुल। और ये देखिए जो खोर जिसे हम बोलते हैं हरा चारा की, वो देखिए ड्रम को काट कर बनाया हुआ, प्लास्टिक के ड्रम को काट के, और इसकी सफाई बड़े आराम से हो जाती है। मतलब लॉजिक ये है कि इसकी सफाई अच्छे से हो जाती है, इजी टू हैंडल होता है, और कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। आज अगर इसी को सीमेंट की और उसकी हम बनाने जाएंगे तो इससे 4 गुना कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, कॉस्टिंग भी कम आती है। कॉस्टिंग बहुत कम आती ये है। एक बार हम आपको दिखा दें, देखिए इन्होंने जाल बनाया हुआ शायद आपने। हाँ, ये जैसे ड्रम बना रखा है। अब इसके नीचे हमने जो है रिंग लगा दी है। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग उसी के ऊपर ये टिका हुआ है। जब ग्वाल इसकी सफाई करते हैं तो इसको जो है उल्टा देते हैं और सफाई आसान हो जाती है, बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता है, कॉस्ट कम आती है। तो ये क्योंकि गाय को रखने के लिए आप अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा पैसा खर्च कर देंगे तो फिर उसकी खिलाई पिलाई के लिए भी, क्योंकि फॉडर सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ है। अगर किसी भी गौशाला में या डेयरी में फूड सिक्योरिटी अगर है तो फिर उसके बाद वो नुकसान में नहीं जा सकता। मतलब जो खान पान है वो जरूरी है। तो चलिए खान पान के बारे में बात करते हैं। 3 कंपोनेंट आप बता रहे हैं, वो विस्तार से बताएं, और फिर कितना कितना खिलाना चाहिए वो बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला मुख्य है हरा चारा। हरा चारा किसी भी गाय के लिए बॉडी वेट का 4%, जैसा मैंने बताया था, मोटा मोटी हमारे यहाँ की जैसे गाय 500 किलो से लेकर के और 700 किलो के बीच में है, तो हम 20 किलो से 25 किलो तक हरा चारा खिलाते हैं। जिसकी गाय 300-350 किलो की हो या अंदाज जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से वो 4% की कैलकुलेशन रखेगी, चाहे वो बछड़ी हो चाहे गाय हो, इस हिसाब से। इस हिसाब से बिल्कुल। दूसरी चीज, हमको ड्राई फॉडर मतलब कुट्टी या गेहूं की भूसी कई जगह खिलाई जाती है। हालांकि गेहूं की भूसी गाय के लिए उपयोगी नहीं है। मैंने तो जब खिलाई है गायों का जो है स्वास्थ्य गिरा है। मतलब गेहूं का तूड़े में कोई फायदा नहीं मिलता है, नहीं है, वो सिर्फ फिलर का काम करता है। और गाय के देसी गाय से यदि उत्पादन हमको पूरा लेना है तो उसको हमको ज्वार की कुट्टी या मूंगफली का चारा या मसूर का चारा अच्छा होना चाहिए। आजकल मसूर के चारे में भी क्या मिक्सिंग बहुत हो जाती है, और वो मिक्सिंग होने की वजह से उसमें मिट्टी और दूसरी चीज़ें ऐसी आती है कि गाय की हेल्थ गिर जाती है। यदि मसूर का चारा अच्छा उपलब्ध है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्वार की कुट्टी सबसे बढ़िया है। और अगर आपकी मजबूरी है कि गेहूं का खाकला खिलाना ही है तो फिर उसको धो करके खिलाना पड़ेगा। धो करके जैसे भिगो दें उसको उस पर पानी जब निकलेगा तो आप देखेंगे उस पानी का कलर बिल्कुल पीला मिलेगा। वो पीला मिलने मतलब उसका एसिड निकल रहा है एक तरह से, क्योंकि गाय में एसिडोसिस एक इतनी भयंकर समस्या है। अगर एसिडोसिस होगा तो सीधा उसको थनेला होने की संभावना बढ़ जाती है। गाय को आफरा आएगा, वो खान पान को पचा नहीं पाएगी, स्ट्रेस में रहेगी। स्ट्रेस में आते ही गाय जो है प्रोडक्शन तोड़ेगी। इसलिए सूखे चारे में भी हमको विशेष ध्यान रखना है। तो क्या बाजरे की कड़बी जो बोलते हैं वो भी चलेगी? बाजरे की भी कड़बी चलेगी। बाजरे की कड़बी चलती है जहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है, वहाँ पर बाजरे की कड़बी काफ़ी अच्छी, ठंडे मौसम में खिला सकते हैं। और ये ज्वार की कुट्टी 12 महीने खिला सकते हैं। ज्वार की कुट्टी तो किंग ऑफ ड्राई फॉडर माना जाता है। तो ये थोड़ा दिखा दीजिए शायद। ये देखिए, ये हम लोग जो ज्वार की कुट्टी खिलाते हैं बिल्कुल बारीक, जिसको ज्वार की कुट्टी है। हाँ, ये हमारे यहाँ पर जो है इसको वैसे तो 15 नंबर ज्वार बोलते हैं, लेकिन सब जगह अलग अलग है। और तो क्या ये 12 महीने मिल जाते हैं? मिल जाता है। ये उगा सकते हैं, हमको स्टॉक करना पड़ता है वैसे। अच्छा। जैसा मैंने बताया कि फॉडर सिक्योरिटी, हमको अंदाज है कि भाई जब 20 किलो अगर हरा चारा मिलता है एक गाय को तो एवरेज में ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो सूखी कुट्टी खाती है गाय। ओके, 4 किलो सूखी कुट्टी खाएगी। और अब अमूमन आदमियों को क्या बताया जाता है कि जितना दूध देती है उसका आधा हमको जो है वो बांटा देना चाहिए। मतलब जो फीड की बात, फीड की तीसरा पॉइंट जो आया, तीसरा पॉइंट आ गया फीड। वो बिल्कुल गलत नोशन है। अगर आप इतना हरा दे रहे हैं तो गाय को सिर्फ न्यूट्रिशंस पूरा करने के लिए, मेरा जो अनुभव है इसमें, हम लोग कभी भी गाय को बाटा उतना नहीं देते कि भाई 10 किलो दूध देती है तो इसको 5 किलो बाटा खिला दो।
नहीं। देखिए, तो बाटे की बात करें, राजस्थान में बाटा बोलते हैं, हरियाणा में चाट बोलते हैं, अलग अलग जगह ये फीड है, इसके अलग अलग नाम है, उसकी बात करें जी। हाँ, ये उसी की बात कर रहा हूँ। अब जो हम लोग चाट या बाटा जो तैयार करते हैं, इसको सही ढंग से तैयार करना चाहिए। सही ढंग से यानी उसमें जो है, कई दफ़े आदमी बोलता है बोला मक्की बहुत अच्छी होती है तो खाली मक्की मक्की खिला देता है। ग्रेन्स किसी भी बाटे का 100 किलो का मैं आपको रेशियो बताऊं तो उस हिसाब से यदि कोई भी व्यक्ति खिलाएगा तो उसकी गाय बीमार नहीं पड़ सकती, उसकी गाय को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फीड होएगा। जैसे 100 किलो में हमको जो है प्रोटीन कम से कम 25% देना है। ग्रेन्स मतलब आप अगर जौ मिला रहे हैं, बाजरी मिला रहे हैं, मक्की मिला रहे हैं, तो ये 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 30% से ऊपर होते ही वापस जो है उसको एसिडोसिस होगी, डाइजेशन गड़बड़ होगा और उसका गोबर बिल्कुल पतला आने लग जाएगा, तो वो नुकसानदायक है। अनाज 30% से ऊपर 30% से ऊपर नहीं होना उसमें क्या क्या मेन होना चाहिए अनाज? मेन देखिए, गर्मी में मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो हमारा अनुभव है उसमें जौ का सबसे बड़ा रोल है। जौ सबसे बढ़िया होता है। जौ हो गई, जौ के साथ में आपने 5% मक्की मिला दी, ठीक है, 25 किलो जौ हो गई, 5 किलो आपने मक्की मिलाई। ग्रेन्स में ये हो गया जिसको आपको दलिया बनाना है। अनाज में जो गेहूं खिलाते हैं वो भी आप बता रहे थे, कुछ गेहूं गड़बड़? गलत है। गेहूं का ग्लूटेन जो है गायों के लिए पचाना, वैसे तो इंसान के लिए भी हानिकारक है वो ज़्यादा खाना, तो पर गेहूं का चोकर दे सकते हैं ऊपर, जो फाइबर का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके हरियाणा में, चापड़ बोलते हैं या चोकर ही बोलते हैं, छानस बोलते हैं हरियाणा हाँ में। छानस, तो वो खिला सकते हैं, वो फाइबर का अच्छा सोर्स है। बाकी पूरा गेहूं को दलिया बना करके नहीं खिलाना चाहिए। उसका विकल्प आपने जो बताया, और जौ है और मक्की है। मक्की, लेकिन मक्की भी 5% ही हो, 5 से 7% तक जा सकता है आदमी, इससे उसके भी ज्यादा के कुछ आप नुकसान बता रहे थे। हाँ, मक्की के मक्की का भी जो है फिर वो जो नियासिन नाम का जो तत्व है उसको पचाने में जो है वो तकलीफ करता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन जैसा मैंने बताया आपको कि मूंग की चूरी, उड़द की चूरी जो दाल मिल से मिल जाती है, चने की चूरी कभी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, चने की चूरी अगर देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3%। गाय को चने की चूरी फीड में ना दें। बिल्कुल, चने की चूरी जब जब खिलाइए तब तब दूध तोड़ा है। चना डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं है। चना तो घोड़े जैसों को खिलाया जाता है कि भाई जो है दौड़ेगा और जो है, तो इसलिए जो है चने की चूरी नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, अब आता है, हमने प्रोटीन की बात कर ली। फाइबर 25% जाना चाहिए, जिसमें चोकर आप काम में ले लें। फाइबर वैसे तो जौ में भी है क्या, तो और अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी का सोर्स, एनर्जी में हम एक तो आपका मक्की दे ही रहे हैं, मक्की के अलावा डी ऑयल्ड राइस ब्रान, चावल की भूसी में थोड़ा सा तेल होता है, वो दे सकते हैं। तो इस तरह से मिक्सचर वो करें। और 2% मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आजकल गायों को जो है गोचर में चरने के लिए जगह नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो इनको मिनरल्स मिल जाते थे वो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है 2% मिनरल मिक्सचर। और जो सबसे मुख्य बात है, एनर्जी या फास्फोरस के सोर्स में गुड़ बहुत आवश्यक है। आम आदमी ये सोचता है कि गुड़ खिलाने से गाभिन गाय बच्चा फेंक देगी, वो गलत है। ये धारणा बिल्कुल 100% गलत है। हमारे यहाँ गाय 12 महीने गुड़ खाती है और कम से कम 200 ग्राम गुड़ एक गाय को दिया जाता है। डेली देते हैं? डेली। अब आपको मैं बात बताऊं, ठीक है, ज़्यादा नहीं खिलाना है। गर्मियों में हम ये कर सकते हैं कि भाई गुड़ को जो है पानी में जो है भिगो करके और वो पानी दे दें, पर गुड़ बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया आपका फीड में। नमक कितना? हाँ, सेंधा नमक हम तो मेंजर में ही डाल देते हैं, इसमें खोर में ही डाल देते हैं। जितना गाय को आवश्यकता है वो अपने हिसाब से चाट लेती है। नमक कोई एक्स्ट्रा अलग से नहीं देते हैं। तो ये अगर कोई भी किसान भाई, गौपालक या पशुपालक अगर इस ढंग से गाय को खिलाई पिलाई करता है तो उसके लिए नुकसानदायक नहीं हो। इसमें एक सवाल और आता है हाँ। कि जब गाभिन होती है गाय, तो आपने बताया कि तब विशेष केयर की जरूरत होती है और उसमें टाइम के अकॉर्डिंग फीड में कुछ बदलाव करना होता है। बिल्कुल। वो क्या है वो बताइए। एक्चुअल में क्या होता है कि जब गाभिन होती है तो पहले 7 महीने में, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि भाई बच्चा 12 से 13 किलो के बीच में होता है, और उसके अगले 2 महीने में उस बच्चे को जैसी फीड है वो मिनिमम 25 किलो, हमारे यहाँ तो कोई भी 32 किलो से नीचे होता ही नहीं है, लेकिन एवरेज जो माना जाता है कि भाई 25-26 किलो का बच्चा ठीक है, स्वस्थ है, तो वहाँ से लेकर के और 32 किलो 33 किलो तक जो वजन लेना है उसको अगले 2 महीने में लेना है, क्योंकि गाय 9 महीने 10 दिन में ब्याती है, 280 दिन में ब्याती है। उस 2 महीने में क्योंकि इतना ज़्यादा उसका ग्रोथ है, तो उस टाइम जो है उसको बाटा मतलब जो आप चाट जो बोलते हैं वो कम से कम 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को इतना मिलना चाहिए। साथ में ब्याने की जब डेट अगर किसी किसान भाई के पास लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमको एनर्जी के हिसाब से
थोड़ा सा तेल 25 ml से ज़्यादा नहीं, 25 ml सुबह और 25 ml शाम को, क्योंकि डायरेक्ट तेल ज़्यादा देना भी ह्यूमन के माइक्रोब्स को ख़त्म करता है, सूक्ष्म जीवाणु जो उसका पाचन का काम कर रहे हैं उसको ख़त्म करता है, उनको डिस्टर्ब करता है। इसलिए ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा तेल नहीं खिलावें। 25 ml एक बार में, एक इससे बार ज़्यादा में, ना खिलाएं। इससे ज़्यादा और नहीं वो कब से शुरू करें? वो गाय जब ब्याने वाली है, अगर डेट है आपके पास कि भाई 1 महीने बाद ब्याने वाली है, तो तब से शुरू कर दें। उससे 2 फायदे होंगे। गाय जब ब्याहेगी तो एक तो वो जो है बड़े आराम से बच्चा देगी, और दूसरा जो है ब्याहते ही जो है वो किसी भी उसमें स्ट्रेस में या नेगेटिव उसमें नहीं जाएगी, एनर्जी में नहीं जाएगी। तीसरी जो सबसे मुख्य बात है, जो अच्छी दूध वाली गाय है, जो ज़्यादा 10 लीटर एक टाइम का दूध देती है, उनका कैल्शियम 15 दिन पहले बंद हो जाना चाहिए। 15 दिन पहले कब? ब्याने से 15 दिन पहले। 15 दिन पहले कैल्शियम ना दे, एक्स्ट्रा कैल्शियम। एक्स्ट्रा कैल्शियम, नहीं तो गाय मिल्क फीवर में चली जाती है। अच्छा, तो पहले कब से शुरू करें? वो जब गाभिन हो जाए? गाभिन हो जाए तब तो वो बांटे में खा रही है और उसको खिला रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो मिनरल मिक्सर के तौर पे मिनरल मिक्सचर के तौर पे, मिनरल मिक्सचर में भी ठीक है, मिनरल मिक्सचर में जितना कैल्शियम है वो वहाँ तक तो ठीक है, पर कई दफ़े किसान भाई या कुछ गलती ऐसी करते हैं कि उसको कैल्शियम ज़्यादा देना चालू कर देते हैं, ब्याने से पहले ही कैल्शियम देना चालू कर देते हैं कि गादी बन जाएगी या दूध अच्छा देगी। वो गलती ना करें कभी भी। 15 दिन पहले कैल्शियम बंद हो जाना चाहिए, उससे गाय जो है ब्याहेगी, उसके बाद मिल्क फीवर में नहीं जाएगी। मिल्क फीवर बहुत खतरनाक है, गाय स्ट्रेस में जाती है, नेगेटिव एनर्जी में जाती है, और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि गाय जो है शरीर त्याग देती है। मिल्क फीवर मतलब ज़्यादा मिल्क, क्या इसका? हाँ, वो क्या होता है कि कैल्शियम उतना होने से वो एकदम से जब दूध उतारती है तो वो जो है काफ़ी, मतलब उसके जो डिपॉजिट्स हैं लीवर में और जहाँ पर भी, उनको भी ड्रेन आउट करने की चेष्टा करती है। इसमें जो कैल्शियम की एक और सवाल कर लेते हैं आपसे कि जब दूध दे रही होती है तब कितना कैल्शियम, क्योंकि फीड में बाकी चीज़ें आई थी, कितना कैल्शियम देना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका। एक्चुअल में जो गाय की रिक्वायरमेंट है, गिर गाय की अगर 10 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसका 150 ग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। जो वो बाटे से भी लेगी, बाटे में भी कुछ चीज़ों में कैल्शियम है, हरे चारे में भी कैल्शियम है, कुट्टी में भी है, और मिनरल मिक्सचर जो हम दे रहे हैं उसमें भी कैल्शियम होना ज़रूरी है। गिर के पर्टिकुलर केस में, गिर गाय के केस में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जो अमूमन मिनरल मिक्सचर बनाने वाली कंपनीज हैं 2:1 का रेशियो रखते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपना तैयार करवावें कि भाई मेरे को जो है आप जो है कैल्शियम की मात्रा अगर 30 ग्राम दे रहे हैं तो उसको जो है 40 ग्राम कर दीजिए, और उसी हिसाब से फास्फोरस जो है 20 ग्राम कर दीजिए। तो इस ढंग से वो तैयार करवा के लेवे, एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। फिर एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। ये जो बाजार में कैल्शियम की बोतलें बना करके बेचते हैं, और ये सब इसकी जरूरत ही नहीं है। और सबसे बढ़िया सोर्स है मोरिंगा। मोरिंगा जो है कैल्शियम के लिए जो है बहुत अच्छा सोर्स है। आप मोरिंगा खिलाइए गाय को, और पानी में जो है हल्का सा चूना डाल दीजिए, तो वो बहुत बढ़िया सोर्स है। अच्छा, पानी में चूना डालकर भी कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। जिसमें पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा चूना हाँ, उसमें डाल सकते हैं, या चाट आप देते हैं उसमें थोड़ा सा खिलाना चाहें तो। बाकी मेरे हिसाब से जिस गाय को ताज़ा अगर हरा चारा इतना मिल जाता है तो ऊपर से कैल्शियम देने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात फीड में, कि हम गाय के दूध देने वाले की फीड की तो पूरी बात करते हैं जी, लेकिन बछड़ी की बात करें, छोटे बछड़ों की बात करें, क्योंकि उनके लिए भी इक्वली खाना उतना जरूरी, तो उनका कैलकुलेशन और बता दें दूध में, क्योंकि दूध में बड़ी कटौती करते थे गोपालक बच्चियों की। हाँ, दूध में कटौती करते हैं और ये उनकी मजबूरी भी है क्या। तो मेरा मानना ऐसा है कि अव्वल तो बछड़ी को 2 थन पूरे पिलाने चाहिए, क्योंकि 2 थन आपने पिलाया तो ये इन्वेस्टमेंट है। अभी आपका ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गाय 1 साल पहले गाय तैयार हो जाती है, और अगर आपकी मजबूरी है और आप नहीं चाहते हैं तो फिर उसको कम से कम पहले 3 महीने तक तो सूखी कुट्टी खिलाइए, थोड़ा सा बाटा खिलाइए। क्या आजकल बाज़ार में जो है काफ स्टार्टर और ये कई चीज़ें आ गई है, पर मैंने ये अनुभव किया है कि वो कॉस्टली पड़ जाता है उसका जो है फिर, और प्रॉपर वो नहीं हो पाता है। तो 1 थन कम से कम पिलाते हुए, हाँ, हरा चारा जो छोटे बच्चों को है वो 3 महीने बाद ही चालू करना चाहिए। अच्छा, हरा चारा 3 महीने बाद दें जी, और कोशिश करें कि दूध 2 थन का कितने महीने तक बछड़ी पिलाएं? को 2 थन का कम से कम 6 महीने 6 महीने तक पिलाएं। हाँ, इसका फायदा अभी आप बता रहे थे पिछले मैं वीडियो अभी में। आपको हमारे यहाँ की बछड़ी दिखाऊंगा जो 3 महीने और 4 महीने की बछड़ी है। आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये बछड़ी 3 महीने और सिर्फ उन्होंने 2 थन दूध पिया है। इस वजह से वो एक इन्वेस्टमेंट है, आगे वो उसके रेट अच्छे इन्वेस्टमेंट है, वो मिलेंगे। आप तैयार जल्दी हो जाएंगे, या आप अगर बेचेंगे तो उसका जो है मूल्य अच्छा मिल जाएगा आपको। तो ये हो गई खान पान की बात। अब अगली बात आती है कि कई बार बीमार हो जाती हैं और उसमें भी दिक्कत आती है, या गाभिन होने की
तो गाभिन होने के लिए भी आप कह रहे थे एआई नहीं करवाना चाहिए, नेचुरल। एआई में क्या है कि एआई का सबसे पहली बात तो ये है कि कंसेप्शन रेट बहुत पुअर है। 35% से ज़्यादा कंसेप्शन रेट नहीं है, मतलब कंसीव 100 बार अगर आपने लगाया तो 35 केस में तो कंसीव कर जाती है। दूसरा, जितनी बार हाथ अंदर जाता है उतनी दफ़ा कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है। इतना हमारे यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है कि भाई गन भी इतनी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, हाथ भी उतना साफ होना चाहिए क्या। और तीसरी बात, सिर्फ अंदाज से लगाया जाता है, वो एआई जो की जाती है वो कोई परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ अंदाज से कि हाँ भाई अभी जो है गाय हिट पे थी तो अपन ऐसा करते हैं कि जो है इससे गन से छोड़ दिया जाता है। नेचुरल सर्विस का जो बेनिफिट है, और जो किसान भाई या जो पशुपालक 10 गाय रख रहे हैं उनके लिए तो एक बुल सबसे अच्छा है। एक नंदी अगर रखते हैं, आप एक कैलकुलेशन समझिए कुलदीप जी, कि आज अगर 10 गाय है आपके पास, जिसमें से 3 गाय अगर जो है आपकी गाभिन नहीं हुई, 35% कंसेप्शन रेट है, आपने जो है एआई करवाई, 3 महीने ज़्यादा खड़ी रहेगी तो 9 महीने खड़ी रहेगी। जितना एक गाय के खिलाई पिलाई पे खर्चा आता है वही खर्चा जो एक बुल पे आ रहा है। मतलब ये है कि बुल भी होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितनी गायों पे एक बुल रख सकता है गोपालक? मेरे हिसाब से तो 5 गाय के बाद एक बुल सोच ही लेना चाहिए, उसको रखना ही चाहिए। मतलब अगर गोपालन कर रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, तो 5 गाय से ज्यादा होने पर एक बुल भी अच्छी क्वालिटी का बुल बिल्कुल रखना चाहिए। उसके बिना नहीं तो क्या है कि उससे एक तो हमको ये पता चल जाता है कई दफ़ा, क्योंकि गाय साइलेंट हीट पे भी होती है, पशुपालक को पता नहीं चलता है, लेकिन बुल तुरंत बता देता है कि भाई जो है ये गाय हीट पे है, तो उस चीज़ का अंदाज लगता है। दूसरा, बुल उसी टाइम सर्विस देता है जब वो पूरी हीट पे है, बच्चेदानी का मुंह खुला है, क्योंकि यही करते हैं तो यही के केस में तो हम अंदाज से करते हैं। और 2 बार यदि वो गाय रिपीट हो गई तो इसका मतलब कोई ना कोई या तो इन्फेक्शन है या जो है उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से गाय जो है गाभिन नहीं हो रही है। अगर बुल से क्रॉस करवाने पर भी गाभिन नहीं रुक रही है तो 2 बातें हैं। 2 बातें हैं, वो तुरंत पता चल जाता है। नहीं तो आदमी अगर एआई करवाता है तो वो तो सोचता है कि यार ये एआई की वजह से नहीं ठहर रही है, पर पता चलता है कि अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसका अंदाज ही नहीं लगता है। तो इसलिए बुल के ये फ़ायदे भी हैं। और फिर आपके पास 5 गाय अगर जो है समय पे हीट पे आ रही है और समय पे गाभिन हो रही है, तो फिर उसके बाद आपको जो है ड्राई पीरियड गाय का कम हो जाता है। एक गाय अगर 2 महीने कम ड्राई पीरियड में रही तो आपके जो है 5 गाय में 10 महीने हो गए। तो ये हो गया बुल का फर्क। एक चीज इससे सवाल और निकलता है कि अलग अलग ब्रीड की रखते हैं गाय, देसी की बात करें, मान लो साहिवाल रख ली, गिर रख ली, हरियाणा, राठी, थार पार, तो अब वो मिक्स होने के बाद सबके, क्योंकि ब्रीड अच्छी डेवलप करनी है तो उसी नस्ल का बुल होना चाहिए। तो क्या एक नस्ल की रखना ज्यादा बेनिफिशियल है? हमेशा एक ही नस्ल का ही रखना। हाँ, आपके पास लैंड बैंक बड़ा है, बड़े बाड़े बना सकते हैं, तो आप अलग अलग नस्ल रख सकते हैं। पर यदि एक ही जगह पे रखना है आपको, तो आपको सिर्फ चाहे थारपारकर करिए, चाहे गिर करिए, चाहे साहिवाल करिए, किसी भी नस्ल पे काम करें आप, नस्ल एक ही रखिए, नहीं तो उसमें परेशानी भी होती है। वन शंकर की भी तकलीफ आती है कि भाई जो है कई दफ़े जो है गौपालक ध्यान नहीं दे पाता और गाय हीट पे आई और पता चला कि साहिवाल गाय थी, उसका गिर के बुल से क्रॉस हो गई, तो वो भी ब्रीड उसमें मिक्स हो जाती है। ब्रीड मिक्स हो जाती है। तो आगे फिर उसके जो बछड़ी या बछड़ा होगा उसको बेचने में या देने में जो है उसको समस्या आएगी। तो इसलिए कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि भाई 2 ब्रीड या 3 ब्रीड। हाँ, आपके पास काम बड़ा है, आप अलग अलग जगह रख सकते हैं, तो ठीक है, बाड़े अलग अलग बना सकते हैं। अब बात करते हैं, बीमार बहुत हो जाती हैं गाय, तो क्या ध्यान रखना पड़ता है कि बीमार हो ही ना हो तो उसका ट्रीटमेंट हो? देखिए, जैसा शुरू से ही बात चल रही है कि गाय के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होती। गाय के अंदर बीमारी होती है सीधी जो भी होती है डाइजेशन से होती है सबसे पहली। हाँ, वायरस और ये जो आजकल ये चलता है, जैसे एफएमडी है, एफएमडी के टीके लगवा देवे, और नहीं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं। आप जो है ये अप्रैल मई में एफएमडी में जो है ये होम्योपैथी की दवाई दे दीजिए, और उसको जो है वो एफएमडी नहीं होगी, जिसको खुरपका मुँह पका बोलते हैं। या दूसरी जो है गाय के साथ जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ आती है, वो तकलीफ़ आती है गाभिन नहीं होने की। तो वो उसका मेन कारण है, उसका जो है जब वो बच्चा देती है तब अंदर जो है उसके गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन रह जाए, तब ज़्यादा तकलीफ आती है। तो ये हो गई कि मतलब बीमारी कम है। खान पान का आप कह रहे थे सही ध्यान रखें तो न्यूट्रिशन, हाँ, न्यूट्रिशन सही होते हैं तो फिर जो है बीमारी नहीं आती है गाय को, कम आती है। और ज़्यादा हो तो डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। हाँ, डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि उसमें कई दफ़े ऐसा भी हो जाता है कि भाई कोई बैक्टीरिया या फीवर या इस तरह का आ गया है। वैसे बाटे में जो है जब भी मौसम चेंज होता है,
अगर आप गिलोय का पाउडर मिलाते रहते हैं तो मेरे यहाँ पर जो है अभी तक का अनुभव यह है कि गाय बहुत कम बीमार होती है। अच्छा, गिलोय का पाउडर, गिलोय का पाउडर कितना पाउडर मिला है? 20 ग्राम 15 दिन पे खिला दीजिए। जब भी मौसम बदलने वाला है तब आप 15 ग्राम जो है डेली बाटे में खिला दीजिए। फीड में एक सवाल और रह गया था, हाँ। कितना फीड कितनी वो खिलाना चाहिए, क्वांटिटी की बात आ गई थी वो रह गई। देखिए मेरा जो अनुभव है अभी तक 2 से 2.5 किलो चाट, जो गाय 500 किलो की है उसमें 2 से 2.5 किलो बाटा बहुत है, पर्याप्त है। क्योंकि अगर आप हरा चारा पूरा दे रहे हैं 2 से 2.5 किलो कितना दूध देता है? मैं तो बोल रहा हूँ हमारे यहाँ तो 10 किलो वाली को भी 2 से 2.5 किलो ही 2 से 2.5 किलो ही बाटा या चाट देनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और आपने बात बताई थी कि इसमें खल नहीं, कौन सी खल नहीं खिलाते? ये कपास की खल, क्योंकि कपास में ज़्यादातर बीटी कॉटन और ये आ रही है और सबसे ज़्यादा दवाई कपास पे छिड़की जाती है, तो वो डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट डालती है। मतलब बिनोले की खल नहीं बिनोले खिलाते? की खल नहीं खिलानी चाहिए। मैंने आज दिन तक नहीं खिलाई, मुझे 22 साल हो गए। मेरे यहाँ दूध का फैट कभी भी 5 से नीचे नहीं गया और 6 से ऊपर हम जाने नहीं देते। अच्छा, मतलब कुछ गाय तो ऐसी भी है 6.5 तक पहुंच जाती है, तब उनका जो है फैट हमको तोड़ने के लिए उनके प्रोटीन और ये जो है कम करना पड़ता है। उससे दिक्कत आ सकती है? दिक्कत नहीं, जो सेवन कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है तो 5.5 प्लस फैट का जो भी दूध पिएगा वो डाइजेशन के लिए तकलीफ का काम होगा। और जब डाइजेशन नहीं होगा तो आदमी का गाय के प्रति विश्वास उठ जाएगा, यार ये दूध तो जो है गड़बड़ है, इसका मतलब गाय का दूध गड़बड़ होता है। तो 5 से 6 के बीच में फैट कंट्रोल रखते हैं? 5 साढ़े 5 मैक्सिमम, 5.5 तक रखते हैं। उतना आपको मिलता है? बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। तो अब बात आती है कि दूध की कोस्टिंग की या मतलब बेचने की बात करें, क्योंकि दूध अगर सही नहीं बिका और बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करें, क्या देखिए आपको जैसा आपने शुरू से बात करी, 4 किलो अगर ज्वार की कुट्टी खिलाता है व्यक्ति तो 4 किलो ज्वार की कुट्टी आती है आपके 8 रुपये किलो से 10 रुपये किलो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 40 रुपये। और बाटे की कॉस्टिंग आज की तारीख में 26 रुपये से लेकर के और 31 रुपये तक आती है। हम 30 रुपये एवरेज मान ले क्या, तो दिन का अगर आपने 4 किलो बाटा खिलाया तो 4 किलो बाटे का 120 रुपये, 120 रुपये और 40 रुपये 160 रुपये, 160 रुपये। और फिर उसके बाद हम आते हैं हरे चारे पे। हरा चारा यदि खुद के खेत का है तो आपको कॉस्टिंग पड़ती है 1.25 रुपये किलो, बाजार से लेना पड़ता है तो 3 रुपये किलो। 3 रुपये किलो, 20 किलो अगर हरा चारा आप खिला रहे हैं तो 60 रुपये का वो हो गया, ठीक है सर। तो 120 रुपये और 40 रुपये 160 रुपये और 60 रुपये 220 रुपये का आपका खर्चा हुआ। लेबर कॉस्ट बच गई। हाँ, लेबर कॉस्ट तो अभी बाद में जोड़ेंगे। तो फीड की कॉस्ट कितनी, अगर मैं एवरेज 7 लीटर की जो बात करता हूँ कि भाई हर्ड का एवरेज जो है 7 लीटर का आना चाहिए, क्या 7 लीटर दिन का अगर आ रहा है तो आपके जो है 220 को अगर भाग देते हैं तो 32 रुपये के करीब करीब आ गई, 7 या 21 32 रुपये के करीब करीब पर लीटर की कॉस्ट आपकी फीड की आ गई। 7 रुपये से 8 रुपये आपकी लेबर की कॉस्ट आ गई, ठीक है सर। तो 32 और 8 40 रुपये, 40 रुपये। और जब इस ढंग से हम खिलाई पिलाई कर रहे हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, और खूब जोर लगा लीजिए 5 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं आ सकती, ठीक है, ठीक है। तो आपकी क्या क्या कॉस्ट हो गई सर, 40 और 5 45 रुपये। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप आदमी रखते हैं क्या, तो आदमी रखने में जो है आपका जो है 6 रुपये लीटर डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आ सकती है। वो डिपेंड करता है दूरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 6 रुपये एवरेज मान लेता हूँ। तो 45 और 6 51 रुपये। आपका दूध यदि 70 और 75 में बिकता है किसी पशुपालक का या इसका, तो उसको नुकसान का सौदा नहीं है। अब आप देख लीजिए भाई, अगर गाय आपको एक ब्यात में 2000 लीटर दूध दे देती है तो 2000 लीटर दूध की कॉस्ट आपकी हुई 51 रुपये के हिसाब से यदि आप जोड़ते हैं तो 1,10,000 के, और 2000 को आप अगर बेचते हैं आपका 70 रुपये में बिकता है तो आपको 1,40,000 रुपये। तो यदि इसका मतलब एक पशुपालक को एक गाय से मोटा मोटी 30 से 35,000 रुपये तो दूध से आय हो गई, और उसके अलावा जो बछड़ी होगी उसका रिप्लेसमेंट या वो उससे जो पैसा मिलेगा वो अलग है। वो फिर फीड को नहीं, ये जो हमने आपने फीड का कैलकुलेशन बताया ये गाय का बताया, हाँ, दूध ये देने गाय वाली। का बताया। लेकिन उसके साथ जो बछड़ी पल रही है वो उसका, फिर उसका भी कॉस्ट बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कॉस्ट जो है, उसकी कॉस्ट आप मोटा मोटी ये मान के चलिए 40,000 रुपये साल का एक बछड़ी की को खर्च है, वो खर्च है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है फिर इसलिए जो पशुपालक है उसको जो है उस हिसाब से 80 रुपये पे जाना पड़ेगा। ये जो हम बात कर रहे थे, जो खुद बांटेगा खुद ही लेबर करेगा, 10 अगर गाय रखी है उसका खुद का ही लेबर रहेगी, मतलब खुद ही जो है काम करेगा और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
तो उसको वो जो है 8 रुपये और 6 रुपये 14 रुपये में से 3 रुपये अगर पेट्रोल का खर्चा भी आएगा तो 11 रुपये लीटर वो बचेगा। और अगर बड़े स्केल पे जाएगा तो उसको जो है रेट ज़्यादा लेनी पड़ेगी। फिर गोबर जो मिला उसको, उसकी जो खाद बनाएगा वो उसके लिए अलग है। और ब्रीड अगर अच्छी डेवलप की तो हाँ, उसका रेट उसको और नस्ल अगर अच्छी तो वो अलग। अगर बछड़ी पे 40,000 रुपए साल का खर्च हो और वो 60-70 हजार में बिक जाती, 60,000 में एवरेज 60,000 में बिकती है आराम से। हमारे यहाँ से तो 1 लाख रुपए में बछड़ी लेके जाते हैं, मतलब मांगते हैं, मैं दे नहीं पाता हूँ। दूध का एक सवाल और है कि कितना दूध मेंटेन रहे तब वो सस्टेन करेगी। एक बार और बता दें कि एक गाय से एवरेज दूध, यानी कि 10 गाय है तो एवरेज कितना हो? एवरेज 10, जैसे 10 गाय हैं तो मैंने आपको बताया 7 लीटर का एवरेज आना चाहिए। तो 70 लीटर दूध जो है दिन का आपको कम से कम मिलना चाहिए। 7 लीटर एवरेज रहे। 7 लीटर एवरेज। और एक ब्यात की बात करें तो मिनिमम 2000 लीटर बिल्कुल दूध, अगर वो 2 महीने ड्राई पीरियड अगर रहता है। हाँ। ड्राई पीरियड कितना रखें? ड्राई पीरियड, हाँ, ये एक बहुत अच्छा विषय है। ड्राई पीरियड में मेरा जो अभी तक का अनुभव है, 75वें दिन आपको जो है, जब ब्याने वाली है उससे 75 दिन पहले ड्राई करना चालू कर देना चाहिए। और 60 दिन उस अगले क्योंकि ड्राई करने का भी जो सिस्टम है कि भाई पहले आपको उसका बांटा कम करना पड़ेगा, पानी कम करना पड़ेगा, हरा चारा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गायों को ड्राई करना हम थोड़ा सा समस्या रहती है हमको। अगर थोड़ा सा भी ध्यान चूक जाए तो दूध देते देते भी आ जाती है, अगर डेट की गलती रह जाए तो इसलिए जो है 75 दिन पहले से जब हम ये प्रयास करते हैं तो 15 दिन में गाय ड्राई हो जाती है। और 15 फिर उसके बाद 60 दिन उसका पूरा रेस्ट मिल जाता है। 60 दिन वो बिना दूध के रहनी चाहिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। अगले ब्यात में उसको दूध, उसको वो अच्छे से दूध देवे, वो बच्चा जो देवे उसमें उसकी एनर्जी पूरी स्टोर रहे और उसको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहे। तो इस तरह अगर कोई कैलकुलेट करके अगर गोपालन करता है तो उसको लाभ होगा, घाटा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। ये कहना आपका? हाँ बिल्कुल। एक चीज आपने बताई कि हरा चारा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 12 महीने मिलना चाहिए, तो क्या हरा चारा देना चाहिए ये एक बार से बता दें, क्योंकि ये बड़ी समस्या रहती है गोपालन में कि हरा चारा नहीं मिलता और सही नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सही है कुलदीप जी आपके, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो समस्या चल रही है आजकल कि कोई भी आदमी किसी भी चीज़ का पूरा अनुभव किए बिना और ये बोल देते हैं कि भाई ये खिलाने से पशुपालक को बहुत लाभ होगा और बहुत अच्छा रहता है और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू ये है और फलाना है दिखड़ा है। मैंने अपने जीवन में एक बेवकूफ़ी करी, मैंने सुपर नेपियर लगा दिया किसी की बात में आकर के, और वो सुपर नेपियर लगाने के बाद, क्योंकि मेरी तो रोज़ की ऑब्जर्वेशन रहती है कि भाई गाय को अभी ये नई चीज़ खिलाई है तो इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको देखना चाहिए। हुआ ये कि वो जो गाय हमारे यहाँ कभी भी रिपीट नहीं होती थी वो गाय सारी रिपीट होने लग गई। कैल्शियम डाउन हो गया गायों का और दूध जो है, जो हमारा जो 300 लीटर हुआ करता था, सीधा 15% टूट करके जो है वो 250, 255, 245 लीटर पे आ गया। मैं बड़ा समस्या में, तो जब मैंने उसको देखा कि अच्छा ये हमने सुपर नेपियर खिलाना चालू किया है। आपने देखा होगा कि सुपर नेपियर के पत्ते खुरदुरे होते हैं, तो उससे क्या है कि ऑक्सैलिक एसिड डेवलप होती है और वो जो है कैल्शियम बाइंड करके और गोबर के रास्ते से बाहर कर देती है। अब ये आम किसान तो नहीं समझ सकता हमारे यहाँ का पर्टिकुलर, क्योंकि वो तो बेचारा 2-2, 3-3, 4-4, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गाय रखता है, ये रखता है, और उसको इतना अनुभव उसको भी नहीं होता, क्योंकि उसने तो सब जगह देखा, बोलो हो ये तो जो है कम जगह में बहुत हो जाती है और पशु भी अच्छी तरह से खाता है। सुपर नेपियर, सुपर नेपियर नाम कर दिया, मतलब इस तरह की जो ये गलतियाँ होती हैं हमारे यहाँ पर, ये नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे पशुपालक को और गौपालक को जो है कमज़ोर करती है आर्थिक रूप से और उसको नुकसान में पहुंचाती है। तो क्या विकल्प है हरे चारे में? मेन अच्छा हरे चारे बहुत हैं हमारे ट्रेडिशनल हरे चारे। यदि हम बात करें सर्दियों में, तो सर्दियों में आप जो है बरसीम खिलाइए, कासनी खिलाइए, और अगर हम गर्मियों में जाते हैं तो ज्वार बहुत अच्छी चीज़ है, हरी ज्वार। इसके अलावा ये जो झिंझुआ है ये बहुत अच्छा है, झिंझुआ का हरा चारा मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी एक बार लगा दिया तो कोई किसी की अगर खुद की ज़मीन है तो एक बार सही व्यवस्थित ढंग से लगा दिया और उसमें खाद और पिलाई प्रॉपर करे तो 15 साल तो मिनिमम है, बहुत अच्छा रखे तो 20 साल तक भी वो चारा चल जाता है। इसके अलावा समय समय पर बाय डिफ़ॉल्ट जिन पर दवाई नहीं छिड़की जाती है उन सब्जियों का हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपके गाजर सर्दियों में, चुकंदर इस टाइम में बहुत सस्ता हो जाता है, दिसंबर जनवरी में 3-3.5 रुपये में मंडी से आपको बड़े आराम से मिल जाता है, क्योंकि गाजर पे और चुकंदर पे और इन पे दवाई नहीं छिड़की जाती है, तो ये गाय के लिए हानिकारक नहीं है, वो खिला सकते हैं। और मेरे अनुभव में तो जो कद्दू, उसको आपके हरियाणा में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, पेठा कद्दू, हाँ कद्दू, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो जब भी हमने खिलाया है गाय का, मतलब घी जो है हमको, हम पर्टिकुलर जैसे इन 5 गाय का या 7 गाय का हमको जो है दूध से घी बनाना है,
तो उस टाइम में जो एवरेज में हमारा 25 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनता था, वो 22 लीटर पे आ जाता है। मतलब घी अच्छा बनता है, घी फैट अच्छा अच्छी आती बनता है, फैट अच्छा बनता है, उसकी जो कलर है वो और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत गजब की आती है। घिया भी आप बता रहे थे खिला सकते हैं। लौकी खूब, बस इंजेक्शन वाली नहीं होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ पर कैनोपी पे बहुत उगाते हैं। फिर उसके बाद आंवले का उपयोग बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। आंवला में विटामिन सी होता है, वो दूध होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है गाय की। ये कुछ चीज़ें हैं जो समय समय पर सस्ती मिल जाती है, उस टाइम इसका प्रयोग। 2 सवाल और बचते हैं इसमें। हाँ। एक तो कई गोपालक या बताते हैं जो ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं किसानों से, कहते हैं कि जी हम जड़ी बूटियां खिलाते हैं और ये खिला कर दूध की वैल्यू बढ़ती है और हमारा बहुत 200-300 रुपए किलो दूध है और इतने 1000 रुपए किलो घी, तो क्या इनसे बढ़ता है? क्या ये इनके लिए ठीक है देसी गाय? देखिए ऐसा है कि मैं अगर इस बारे में आपको बताऊं, सबने अपनी अपनी दुकानदारी सेट कर रखी है। सही बात ये है, सब बेवकूफ़। आप एक बात बताइए, वो बात करते हैं काली जीरी खिलाने की, वो बात करते हैं कलौंजी खिलाने की, 600 रुपये किलो की। और अच्छा, दूसरी बात, किसान को क्या पता कि ये काली जीरी सही है कि नहीं, ये कलौंजी सही है कि नहीं, क्वालिटी इसकी सही है कि नहीं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सही है कि नहीं, क्या? तो ये सब तो अपनी अपनी दुकानदारी सेट कर रखी है। अगले को अपना जो है घी अगर 10,000 रुपये लीटर या 12,000 रुपये लीटर या 7,000 रुपये लीटर, अगर वो 12,000 रुपये लीटर का ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेगा, तब जाके उसका 3,000 और 3,500 रुपये लीटर में बिकता है। लेकिन आप एक बात और कह रहे थे कि इनका बॉडी जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें हाँ। वो जरूरी नहीं कि जो हम खा रहे हैं वो चीजें उनके लिए हाँ, nutrition उनके लिए दे। उपयोगी हो, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। पर क्या है कि आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझता है और इसका फायदा वो उठा रहे हैं। इसीलिए मैं तो जो है इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप व्यक्ति को जो चीज़ दे रहे हैं और उससे जो लाभ उसको मिलना चाहिए उसको सही बता, क्योंकि कमाना बुरी बात नहीं है, गलत ढंग से कमाना बुरी बात है। आप कमाइए ना, आप बोलिए भाई मेरी कॉस्टिंग आती है। अभी जैसे मैंने आपको बिल्कुल खुली कॉस्टिंग बताई है कि भाई इतने रुपए लीटर अगर कॉस्टिंग आ रही है, तो फिर जो है वो दूध अगर नहीं जो है 80 रुपये और 90 रुपये बेचेगा तो पशुपालक या गौपालक जाएगा कहाँ? और एक और चीज की खुले में, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ गाय बंधी हुई नहीं है, खुली हाँ। घूमती है, तो गोचर भूमि हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खुला रखें। खुला रखना चाहिए। लूज हाउसिंग इसलिए जरूरी है कि गाय स्ट्रेस में नहीं रहनी चाहिए। मैंने जैसे सबसे शुरू में आपको बोला, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा लेवल है जिसकी वजह से गाय जो है दूध तोड़ती है। देखिए पुराने ज़माने वाली तो हम बात कर ही नहीं सकते। आजकल गाय स्ट्रेस में कई तरीके से आती है। पॉल्यूशन की वजह से आ जाती है, गाड़ियों के हॉर्न से आ जाती है। और हमारे यहाँ तो 12:30 बजे के बाद जो है 3:30 बजे तक एंट्री नहीं है। उस टाइम ये रेस्ट मोड में रहती है, नहीं तो बिना मतलब स्ट्रेस में आती है। आदमी वो देखती है क्योंकि ये सोचती है इतने आदमी किस लिए आए हैं। तो इसलिए जो है गाय लूज हाउसिंग में रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, तो कभी भी जो है गाय का प्रोडक्शन नहीं टूटेगा। मतलब एक बार आप बार बार कह रहे हैं कि गाय को स्ट्रेस न हो, इन चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेस में आते ही दूध हाँ, कम कर देती ये है। तो गाय क्या इंसान के साथ भी ऐसा ही है। जैसे स्ट्रेस में है, टेंशन में है, उसकी प्रोडक्टिविटी काम के प्रति या कहीं पर भी वो कमजोर हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल, प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है। और देखिए प्रॉफिट तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी को जो है करोड़ों मिलने के बाद भी सुखी नहीं है, और किसी को जो है अपने जीवन यापन के लिए एक रीजनेबल जीवन जीने के लिए जितना होना चाहिए उतना मिलता है तो वो सुखी महसूस करता है। तो ये संतुष्टि का भी भाव जुड़ा है बिल्कुल इससे। बिल्कुल, संतुष्टि का भी। अच्छा क्या है कि जैसा पहले और भी बताया गया और अभी भी हर आदमी महसूस कर रहा है, 2 साल ने ये तो बता ही दिया कि पहला सुख निरोगी का है। तो इससे आप निरोगी भी तो रहते हैं, और निरोगी रहते हैं तो आपको वैसे, क्योंकि आदमी पैसा कमाता सुख के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए पैसा कमाता है, पर सुख की प्राप्ति वो फिर जो है वो पैसे के चक्कर में, कमाने के चक्कर में इतना घुस जाता है कि वो सुख तो भूल जाता है, उस पैसे को ही संभालने में लगा रहता है। तो आपको यहाँ, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, तो साथ में गोपालन से जो संतुष्टि का भाव है वो भी प्राप्त हो रहा है। मुझे कभी भी व्यापार में किसी भी प्रकार का अगर कोई स्ट्रेस या डिसीजन लेने में परेशानी आती है, मैं यहाँ पर आके खड़ा हो जाता हूँ और मेरा निवारण 15 मिनट में होता है। ये ओरा है यहाँ। ये हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा रवि अग्रवाल जी ने बताया कि इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे, गोपालन शुरू करेंगे तो शर्तिया तौर पर आपको उससे लाभ होगा, और कर रहे हैं तो भी इनको फॉलो करेंगे तो भी लाभ होगा। इन्होंने ऐसे कई लोगों की हेल्प की है जो गोपालन में दूध कम उत्पादन ले रहे थे, इनकी सलाह से उनका दूध उत्पादन बढ़ गया, प्रॉफिट में आगे। कई तो छोड़ना चाहते थे डेयरी पालन, लेकिन इनकी सलाह से वो दोबारा से उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमने ये वीडियो इसीलिए आपको दिखाया है ताकि आपको भी A to Z जानकारी हो। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो शर्तिया तौर पर आपको गोपालन से लाभ होगा। और जानकारी लेना चाहते हैं तो इनका हमने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। सर ईमेल एड्रेस और बता दें ताकि कोई संपर्क करना चाहे तो आपसे मैसेज कर सकता है। रवि
dayanandtextile.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। यदि आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने नंबर इनका दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यथासंभव आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि गोपालन में आप लाभ कमाएं, अच्छा मुनाफा हो, और वो तभी संभव हो जब आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे जिससे कि आपका मुनाफा बढ़े और लोगों को शुद्ध चीज मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।